गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं हूं डॉक्टर संजन कुमार, आपके लिए तैयार प्राचीन भारत की क्लास को आगे बढ़ाने के लिए। सभी बच्चे जल्दी जुड़ेंगे ताकि क्लास की शुरुआत की जा सके। अभी हम लोग चैप्टर 2 में चल रहे हैं और चैप्टर 2 को सपोर्ट करता है अभी मुख्यतः आपका 11th क्लास का ओल्ड एनसीईआरटी। और ओल्ड एनसीईआरटी में आप पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3। तो जो भी बातें अभी हो रही है सब आपका क्लियर होता चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, अभी जो भी बातें कर रहे हैं यह कर रहे हैं कि इतिहास के निर्माण में सोर्स की क्या भूमिका होती है। अगर आज यह चैप्टर खत्म हो जाता है, जो कि हो ही जाना चाहिए, मैं खत्म कर ही दूंगा, तो खत्म होने के बाद आज हम एक मुख्य परीक्षा का प्रश्न भी लिखने की कोशिश करेंगे। यानी एक प्रश्न मैं चाहूँगा कि आप लिख करके दिखाएं। सिंपल सा प्रश्न होगा और छोटा सा प्रश्न होगा, लेकिन अगर उसे आप लिख लेते हैं मैं मान के चलता हूँ कि राइटिंग भी प्रैक्टिस आपकी शुरू हो जाएगी। जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी, आवश्यक नहीं है कि हर जगह यानी जैसे प्रत्येक दिन ही कुछ लिखने के लिए दिया जाए, संभव ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई परिप्रेक्ष्य बनेगा तभी आपको लिखने का फ़ायदा हो पाएगा। आज वह समय आ गया है कि आज मैं यह चैप्टर फिनिश करूँगा और फिनिश करने के बाद मैं आपको कुछ प्रश्न लिखने के लिए दूंगा, जिसको कि आपको प्रैक्टिस में लाना चाहिए। पहले मैं चैट देखूंगा और उसके बाद में क्लास की शुरुआत करूंगा। 1 मिनट के लिए मैं चैट देखूंगा। ठीक है बच्चे। प्रियंका, वेरी गुड मॉर्निंग। देखता हूँ कि अगर कोई प्रासंगिक चैट है, जय हिंद, तो मैं उसको अगर कोई प्रश्न है तो मैं ले लेता हूँ। बाकी तो कोई प्रश्न दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि आप समझ पा रहे हैं। कुछ बच्चों को जैसे एकदम से नया तैयारी कर रहे हैं, एकदम से नया तैयारी कर रहे हैं या एकदम से नए बच्चे हैं, हो सकता है कि उनको फिर समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। लेकिन आप उसे अगर 2 बार या 3 बार पढ़ेंगे तो धीरे धीरे बातें समझ में आ जाएंगी। समझना क्या है ये देखिए। पहले तो यह उद्देश्य क्लियर करना होगा कि आप इसका फ़ायदा कहाँ उठाना चाहते हैं। तो जिस एग्ज़ाम के लिए उठाना चाहते हैं उसके सिलेबस को देख करके उसके अकॉर्डिंग जो प्रश्न आते हैं उसको जब देखेंगे तब पता चलेगा कि अच्छा यहाँ से ये प्रश्न ये पढ़ाया गया है तो यहाँ पर ये प्रश्न हमारे आ जाएंगे। अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। एक बच्चे ने कल शिकायत भी करी थी कि बहुत हार्ड वर्ड डालते हैं, लेकिन ये हार्ड वर्ड है नहीं, सामान्य बोलचाल की भाषा वाला ही शब्द है। या तो आपने सुना ही नहीं है ऐसे शब्द को, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो ये तो भाई जब आपके ही समाज में मैं भी रह रहा हो, आपके जैसे बच्चों से मेरी लगातार बात होती रहती है, तो ये मुझे कैसे पता चलेगा कि जो सामान्य हिंदी की बोलचाल की भाषा है वह भी आपने नहीं सुना होगा। लेकिन अगर आपने नहीं सुना है तो आप मुझसे अलग से पूछिए, क्योंकि इससे नीचे का शब्द कोई है ही नहीं। अब या तो भोजपुरी में बात करें तभी आप समझ पाएँ तो बात अलग है, या भोजपुरी का मतलब है कि जो रीजनल लैंग्वेज में बात करें तब आप समझ पाएँ तो बात अलग है, लेकिन वह तो करेंगे नहीं। करेंगे एक सामान्य हिंदी में, बहुत अधिक संस्कृत निष्ठ हिंदी नहीं रखते हैं, लेकिन एक जो सामान्य बोलचाल की भाषा है उसका प्रयोग जरूर करते हैं। अगर यह भी आपको कठिन लग रहा है तो आपको अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। और जिसमें मैंने कहा है कि आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा करिए। न्यूज़पेपर में कुछ नए नए शब्द आएंगे तो उसके अर्थों को जब आप जानेंगे तो फिर धीरे धीरे आप कंफर्टेबल होने लगेंगे। यानी मुझे अपना स्तर नहीं गिराना है, आपको अपना स्तर उठाना है। सिविल सेवा की परीक्षा देंगे तो आपको इस लेवल से तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा, इससे अपर लेवल आपको लेना पड़ेगा। आज ही बैच लिया है ममता जी, तो ममता जी अगर आपने आज बैच लिया है तो आपको पीछे की क्लास को देखना चाहिए। लाइव क्लास फिर आपको नहीं आना चाहिए। अब लाइव आए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पीछे की क्लास को जब तक आप कवर नहीं करेंगे तो आगे की क्लास समझ में आएगी नहीं, क्योंकि सभी क्रमबद्धता से चला जा रहा है। तो आप क्लास 1 से स्टार्ट करिए और देन फिर क्लास आज 12 है यहाँ तक आएंगे। जितनी जल्दी कर पाएंगे उतना अच्छा होगा कि आप लाइव क्लास में आ पाते हैं। अब जरा चलते हैं यहाँ से। बात हो रही थी साहित्य की, और जो साहित्य हो रही थी, साहित्य को हम क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं ताकि यह जान पाएं कि साहित्य किस प्रकार से इतिहास के निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है। और हमने देखा कि धार्मिक साहित्य अपने रूप में इतिहास का निर्माण कर पाता है। जो लौकिक साहित्य को हम क्या कहते हैं? सेकुलर साहित्य कहते हैं, गैर धार्मिक साहित्य कह सकते हैं। इसका मतलब है कि वह धर्म के लिए नहीं लिखा गया है, बल्कि स्वतंत्र रूप से बहुत सारे लेखकों ने लिखा है।
कल जैसे एक बच्चे ने कहा था कि कालिदास की पत्नी का नाम विद्योत्मा था क्या? हो सकता है, नाम तो है ही, लेकिन बहुत सारी कहानियाँ मिलती है। तो कालिदास की अलग कहानी है। कालिदास की कहानी आपके जीवन में बहुत प्रेरणास्पद हो जाती है। अगर आप कालिदास को देखें तो माना जाता है कि कालिदास एक महामूर्ख ब्राह्मण हुआ करता था। महामूर्ख का मतलब है उसको कुछ आता ही नहीं था। और जब बड़े आप हो जाते हैं, देखिए परिस्थिति क्या होती है। एक तो बचपन में हमें बहुत जानकारी नहीं प्राप्त हुई और धीरे 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 करके हम बड़े भी हो गए। बड़े होने का मतलब है कि वयस्कता की तरफ जाने लगे, 18 वर्ष तक आ गए और अभी तक हमें कुछ जानकारी ही नहीं। तो क्या करें? इसके बाद कि यह मान लें कि हमारे जीवन में कुछ हो नहीं सकता है। कालिदास की कहानी भी तकरीबन ऐसी ही थी कि कालिदास को शुरुआत से ही कोई गाइडेंस अच्छा नहीं मिला, तो यूँ माने कि वो बहुत अच्छे से आगे नहीं बढ़ पाए। संस्कृत का ज़माना था, गुप्त काल की बात हो रही है, तो उसमें संस्कृत का बोलबाला था। जिसको संस्कृत नहीं आएगा वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। कालिदास को किसी ने सिखाया नहीं, जैसा कि आमतौर पर हर ग्रामीण बच्चों के साथ होता है। किसी ने सही गाइडलाइन नहीं दिया। लेकिन क्या होता है कि दुर्भाग्य से एक षड्यंत्र के शिकार के तहत, जैसे हम देखते हैं कि नाम तो वैसे वत्स भट्टी का लिया जाता है, संस्कृत के बड़े प्रकांड विद्वान थे और वह विद्योत्मा से विवाह करना चाहता था। लेकिन विद्योत्मा ने उससे इनकार कर दिया क्योंकि वह संस्कृत की सबसे प्रकांड विद्वान थी। उन्होंने कहा तुमसे मैं विवाह नहीं करूंगा। तो वर्षभट्टी को बड़ा मतलब एक तरह से धक्का सा लगा कि मेरे जैसे विद्वान व्यक्ति को ये नज़रअंदाज कर रही है। तो प्यार में धोखा उसने खाया। उसने कहा इसको सबक सिखाते हैं और एक महामूर्ख ब्राह्मण से उसका विवाह करवा दिया गया जो कालिदास था। तो विवाह के दिन ही पता चल गया विद्योत्मा को इसको आता जाता कुछ नहीं है और लात मार करके उसको घर से भगा देती है। और इस बात को लेकर के कालिदास को इतना अधिक दुख पहुंचता ही सभी लोगों को पहुंचेगा। तो फिर वो चले जाते हैं एक गुरु के पास कि भाई मुझे संस्कृत सीखना है। गुरु ने कहा हाथ दिखाओ। पहले तो हाथ दे करके भी हाथ की जो रेखाएं होती है वह भी बहुत कुछ कहती है। हस्तरेखा विज्ञान ही इसके लिए बना हुआ है। उसने कहा कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं हो पाएगा कि तुम्हारे पास विद्या रेखा ही नहीं है। अब विद्या रेखा कहाँ है मुझे नहीं पता। सबके हाथ में सुनते हैं कि एक विद्या रेखा होती है। गुरुजी ने कहा विद्या रेखा नहीं है, नहीं है तो तुमसे हो ही नहीं पाएगा। लेकिन उसे इतनी उत्कंठा थी कालिदास को कि मुझे संस्कृत का प्रकांड विद्वान बनना ही है। तो उसने कहा कैसी विद्या रेखा होती है, बताया कैसा है। उसने गया चाकू से अपने विद्या रेखा को बनाया और गुरुजी को कहा कि देखिए ये है विद्या रेखा, अब मेरे हाथ में है, अब मैं सीख सकता हूं या नहीं। तो गुरु ने देखा कि हाँ ये तो बड़ा संकल्पशील बच्चा है और फिर सिखाना शुरू किया और कालिदास सबसे बड़े बन जाते हैं संस्कृत के विद्वान। ये कहानी इसलिए बताई जाती है बच्चों को ताकि वह भी प्रेरणा प्राप्त कर सके। यह तो तय है जितना मैंने आपको पढ़ाया है कि आप कालिदास जितने मूर्ख तो नहीं है। कालिदास जितना महामूर्ख था उतना तो हम लोग नहीं है। इसका मतलब है कि अच्छे से प्रयास करेंगे तो हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। उन्हीं कालिदास ने फिर आगे चलकर के बहुत अच्छे अच्छे रचनाएं लिखी। जैसे दुष्यंत और शकुंतला को लेकर के अभिज्ञान शाकुंतलम एक ग्रंथ था। विक्रम और उर्वशी, विक्रम कौन है? राजा विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य की कई पहचान होती है। एक राजा भोज से भी होती है। एक विक्रमादित्य वही है जो गुप्त काल में हम देखते हैं विक्रमादित्य द्वितीय है। माना जाता है कि वह विक्रमादित्य शासक ऐसा था जिसको सशरीर स्वर्ग जाने का मौका मिल जाता था। वह शरीर के साथ स्वर्ग जा सकता है, हम लोग शरीर के साथ नहीं जा सकते। हमारी आत्मा स्वर्ग या नरक जाती है। लेकिन वह राजा ऐसा था कि उसको देवता भी बुलाते थे अपने यहाँ युद्ध में सहायता करने के लिए। वहाँ जाता है तो उर्वशी नामक एक अप्सरा से उसको प्यार हो जाता है और बहुत ही गंभीर यहाँ पर वार्तालाप दी हुई है। तो विक्रमो और वर्षियम हो जाएगा। मालविका अग्निमित्रम हो जाता है। मालविका और अग्निमित्र की कहानी है। यह प्रश्न भी पूछा गया, मतलब कई परिप्रेक्ष्य में प्रश्न पूछा जाता है आगे चल करके। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ग्रंथों की चर्चा नहीं की गई है, तो मैंने इसकी चर्चा नहीं की है। आगे जब एडवांस लेवल की क्लास में जाएंगे तो बहुत सारी चर्चा आपको मिल जाएगी। तो अब जब साहित्य की हम बात कर रहे थे तो हमने धार्मिक साहित्य की बात की, लौकिक साहित्य में जो संस्कृत साहित्य है उसकी बात की। अब यहाँ पर एक साहित्य हो सकता है तमिल साहित्य। तमिल साहित्य से भी हमें सूचना मिलती है और इसको हम कहते हैं, मूलतः कहते हैं संगम ग्रंथ। संगम ग्रंथ क्यों कहते हैं, क्यों है नाम? इसलिए कहते हैं कि संगम काल में इसका संकलन हुआ था, या इन ग्रंथों का संकलन संगम काल में हुआ था।
संगम काल में इन ग्रंथों का संकलन हुआ था। संगम काल कब का होगा? तो संगम काल जो है वह आपका लगभग, जो संगम काल देखते हैं, यह आपका हो जाएगा मौर्योत्तर काल का, यानी 200 से लेकर के 200 BC कह दीजिए, 200 BC से लेकर के, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में डेट नहीं दिया हुआ है, तो मैं आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं करता हूं। संगम काल को आप लिख सकते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल, यहां पर हम क्या देखते हैं? इस काल में 3 संगम का आयोजन हुआ था। 3 संगम, संगम का मतलब होता है सभा का आयोजन तमिल क्षेत्र में हुआ था। तमिल क्षेत्र में हुआ था, जिसमें अनेक ग्रंथों की रचना की गई थी। जिसमें अनेक ग्रंथों की रचना की गई थी। अनेक ग्रंथों की रचना यहां पर हमें दिखता है। इस काल में 3 संगम का आयोजन तमिल क्षेत्र में हुआ था, जिसमें अनेक ग्रंथों की रचना की गई थी। मूलतः हम क्या देखते हैं? मूलतः हम देखते हैं कि यहां पर ये धार्मिक ग्रंथ नहीं थे, बल्कि हम क्या कहते हैं, यह कालिदास के गुरु का नाम तो मुझे नहीं पता है टुनटुन जी, लेकिन मैंने जो कहानी बताई शायद उससे आप प्रेरित नहीं हो पाए, तभी आप गुरुजी पर जा रहे हैं। तो गुरुजी ऐसे ही हमारे जैसे ही लोग होते होंगे, ये कहानी है, ध्यान रखिएगा। इसकी 3 ग्रंथों, मतलब इसमें हम देखते हैं तमिल क्षेत्र में ऐसे ग्रंथों की रचना होती है। और यह क्या है कि एक तरह से संपूर्ण साहित्य या संपूर्ण संगम साहित्य 8 भागों में विभाजित है। 8 भागों में विभाजित है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे एत्तु तोगई कहा जाता है। एत्तु तोगई कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये इस पर प्रश्न आएगा आपको आगे, नाम याद रखिएगा, क्योंकि आगे जब संगम काल आप पढ़ेंगे ना, आगे संगम काल पढ़ना है, या तो हम सोर्स वाला भाग पढ़ रहे हैं, या तो हमें क्या करना है, सोर्स वाले भाग को पढ़ रहे हैं ना। यहाँ तो संक्षिप्त चर्चा हो रही है, लेकिन आगे चल करके हमें संगम काल को अलग से पढ़ना है, तो ये फिर वहां चर्चा होगी, और वहां एत्तु तोगई को आप देखेंगे कि एत्तु तोगई का मतलब होता क्या है। हमने क्या कहा? संपूर्ण संगम साहित्य 8 भागों में विभाजित है, जिसे हम मोटे तौर पर क्या कहते हैं? एत्तु तोगई कहते हैं। और ये क्या है? संगम ग्रंथ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं फिर से पढ़ता हूं, संगम काल क्यों है? तो संगम काल में इन ग्रंथों का संकलन किया गया। संगम काल कौन है? एक तरह से मौर्योत्तर काल है। मौर्योत्तर काल कहाँ का है? तो आपका दक्षिण भारत का है। आगे जब मैं बताऊंगा तो वहां पर बताऊंगा कि संगम काल में 3 राज्य थे, चोल थे, चेर थे, पांड्य थे। मैं आगे उसकी चर्चा करूंगा जब मैं टॉपिक में आऊंगा तब। तो इस काल में 3 संगम का आयोजन तमिल क्षेत्र में हुआ, जिसमें अनेक ग्रंथों की रचना की गई, और संपूर्ण संगम साहित्य 8 भागों में विभाजित है, जिसे एत्तु तोगई कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, संगम ग्रंथ कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। संगम ग्रंथ कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। धार्मिक ग्रंथ नहीं है, इसलिए तो हम पढ़ते हैं इसको लौकिक साहित्य में। इसमें क्या होता है? इसमें प्रेम वीरता, लोक कथानक का मतलब क्या होता है? लोक कथा का मतलब क्या होता है? जो सामान्य लोगों के बीच प्रचलित कहानी होती है। बहुत सारी कहानी आपने देखा होगा कि लोगों के द्वारा गढ़ी जाती है। जितनी भी कहानी आप सुनते हैं, जरूरी नहीं है कि सबकी ऐतिहासिकता हो ही। या ऐतिहासिकता का मतलब क्या है कि जो ऐतिहासिक व्यक्ति रहे हो, या ऐतिहासिकता है भी तो इतिहास में उसको स्थान नहीं दिया गया है। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। तो अगर कुछ लोग बुंदेलखंड क्षेत्र के होंगे तो एक व्यक्ति तो है बुंदेलखंड में, शायद आप लोगों ने सुना है नाम या नहीं सुना है, आल्हा और उदल चंदेल वंश के अधीन एक बहुत प्रमुख सेनानायक थे। वैसे तो 4 भाई माने जाते थे,
तीन आल्हा उदल बहुत ही फेमस रहा है। तो बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तर भारत के घर घर में आल्हा और उदल की कहानी सुनाई जाती है। गाना उस पे ऊपर बना है और उसकी कहानी भी घर घर आपको सुनाई जाती है। तो इस टाइप की कहानी जो होती है उसको हम लोक कथा कहते हैं, लोक कहानियां कहते हैं। जब संगम ग्रंथ को देखेंगे तो यह धार्मिक ग्रंथ नहीं है, इसमें प्रेम संबंधी कहानी मिलेगी, वीरता संबंधित कहानी मिलेगी, लोक कथानक मिलेगा, यानी लोक कहानी आपको मिल जाएगी, जो जनता के द्वारा कहानी कही जाती है वह आपको मिल जाएगी। फिर आदि, इससे हम क्या करते हैं, वीरता से संबंधित होगा, दान से संबंधित होगा, कथा लोक कथानक, दान संबंधित कथाएं, त्याग संबंधित कथाएं, दान संबंधी कथाएं, त्याग संबंधी कथाएं, त्याग संबंधी कथाएं आदि मिलती है। अभी तो आप बहुत मैच्योर नहीं हैं, लेकिन अगर मैच्योर होने का मतलब अभी तो आपने कोर्स को स्टार्ट किया है। अगर आप मैच्योर होते, मतलब अभी आप सब कुछ आप पढ़ चुके होते, परिप्रेक्ष्य को आप समझ चुके होते, समझ ही जाएंगे, आज निकल तो समझेंगे। तो मैं यहाँ पर दिखाता कि यूपीएससी ने पिछली बार यानी 2021 में, 2021 या 22 में ऐसा प्रश्न पूछा था, ऐसा प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था। यूपीएससी का नाम जानते हैं? यूपीएससी ने ऐसा प्रश्न पूछा था जो इसी लाइन से, मात्र इसी लाइन से सॉल्व हो जाता। वैसे तो वह 3-4 स्टेटमेंट वाला प्रश्न था, जबरदस्त सा प्रश्न पूछा था, जबकि उसको पढ़ने के लिए हमें केवल पढ़ना चाहिए यही पढ़ना चाहिए, केवल इतना ही हमें पढ़ना चाहिए। तो जब हम एक गंभीरता से, क्रमबद्धता से पढ़ते हैं तो जितने भी प्रश्न हो सकते हैं सब इसके दायरे में होते हैं। लेकिन हमें एडवांस लेवल पर जाकर के कुछ फैक्ट्स की और ज़रूरत होती है, तो हमें एडवांस पर भी जाकर के पढ़ना पड़ता है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे ग्रंथों की रचना है। सुना है आल्हा उदल के बारे में? हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि दादाजी बोलते थे ये क्या है, लोक कथानक। बहुत सारे लोक कथानक, जैसे भगवान बुद्ध को ही आप जानते हैं, भगवान बुद्ध को आप इतिहास की नज़रों से अलग पढ़ते हैं और लोक कहानियों के माध्यम से अलग पढ़ते हैं। ये ऐसा वीर था, वो ऐसा वीर था, जैसे भूत प्रेत की कहानी कि उस पीपल के पेड़ पर एक भूत था, कोई गया, दौड़ा, पकड़ा, मतलब बहुत सारी कहानी, बड़ी दिलचस्प कहानियाँ होती हैं। लोक कथाएं और लोक जो गाथाएं होती है, लोक गीत होता है, उसका एक अलग ही रस है, वह फिर आपको कहीं अन्य साहित्य में नहीं मिलेगा। जब आप आगे चल करके साहित्य का वर्गीकरण करने लग जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा कैसा कैसा साहित्य। जैसे आप कालिदास को पढ़ेंगे तो कालिदास तो बड़े लेखक हैं, बहुत बड़ी लेखक हैं, उनके रचनाओं में जो ज्ञान आपको मिलेगा, और जो आप लोक गाथाओं को पढ़ेंगे, लोक कहानियों को, लोकगीत आप सुनते हैं ना, जैसे एक तो फिल्मी गीत और एक आप देखिएगा लोकगीत है जो अलग अलग, जैसे भोजपुरी में हो सकता है या आपके यहाँ जो भाषा होगी उसमें हो सकता है। उसमें देखिए रस कितना छुपा होता है, अगर आप समझ सकते हैं तो बरबस आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, क्योंकि वह एकदम से सामान्य जनता के भाव की अभिव्यक्ति कर रहा होता है। बहुत सारे लोकगीत द्विअर्थी संवाद वाले भी होते हैं जिसके दो दो अर्थ निकलते हैं। तो लेकिन वह उस समाज का, एक तरह से उस समाज की भावना को प्रस्तुत कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं, एक तो हमने देखा कि ये सारे साहित्य हमारे हैं जो इतिहास के पुनः निर्माण में योगदान देते हैं। दूसरा जो हो जाएगा वह लास्ट में हो जाएगा विदेशी विवरण। विदेशी विवरण, इसमें हम लिख सकते हैं भारत में सदियों से विदेशी यात्रियों का आगमन होता रहा। विदेशी यात्रियों का कई रूपों में आगमन होता रहा, कई रूपों में आगमन होता रहा, आगमन होता रहा। इस आगमन होता रहा, इन्होंने होता रहा, खासकर यूनानी का मतलब क्या होगा, यूनानी शब्द का मतलब क्या होगा, यूनान का यात्री। यूनान का यात्री मतलब क्या होता है, यूनान को हम वर्तमान में क्या कहते हैं, ग्रीस कहते हैं ना। थोड़ा बहुत नॉलेज, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, जैसे हम कहते हैं यूनान का यात्री। मान लीजिए हम अगर यहां पर एक शब्द डालें रोमन यात्री, तो रोमन यात्री का मतलब क्या हो,
रोमन यात्री का मतलब होगा रोम का यात्री, रोम का यात्री। अब यह भी सवाल उत्पन्न होगा कि भैया रोम कहां है, रोम कहां है? तो रोम है आपका इटली की राजधानी रोम है। नहीं, ये चीज हमें लिंक करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि मुझे पढ़ाने, वैसे तो मैं एकदम से जीरो पर खड़ा हूं, मुझे लग रहा है कि मैं मतलब ऐसे पढ़ाऊं ताकि कोई कुछ नहीं भी जानता है, जैसे मैं ये भी व्याख्या भी कर रहा हूं, मैं यह मानते हुए चल रहा हूं कि भाई ऐसी भी जानकारी हो सकता है आपके पास नहीं हो। अगर मैं केवल यूनानी यात्री लिख दूंगा तो हो सकता है बच्चे समझ ही नहीं पाए कि यूनान का मतलब क्या है। यूनान का मतलब है ग्रीस, ग्रीस का मतलब है एक देश है। यूनान यूरोप में एक देश है ग्रीस, वहाँ पर के कुछ यात्री आते, जैसे आप देखेंगे सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था तो वह यूनान का ही हुआ करता था। फिर हम देखते हैं रोम एक साम्राज्य, रोमन साम्राज्य का उद्भव होता है। आगे मैं वर्ल्ड हिस्ट्री में ये सब बातें पढ़ाऊंगा आपको, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में फिर आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो यात्री आते हैं वो कौन कौन आते हैं? खासकर यूनानी यात्री होते हैं, चीनी यात्री आते हैं। चीनी मतलब चीन का यात्री, चीनी का मतलब आप सुगर मत समझ लेना, चीन का यात्री, तथा अरब क्षेत्र के यात्री, तथा अरब क्षेत्र जहां आप देखते हैं इराक है, ईरान है, वो क्या है, सऊदी अरबिया है, ये सब क्या कहलाता है, अरब का क्षेत्र कहलाता है। ईरान इराक नहीं, लेकिन सऊदी अरबिया के आसपास का जो क्षेत्र है, ईरान है, हाँ ईरान को जोड़ लीजिए, सऊदी अरबिया आदि का क्षेत्र क्या कहलाएगा, अरब का क्षेत्र कहलाएगा। मोरक्को फरोको सब उसमें आ जाए। तो वहां से बहुत सारे यात्री आते हैं। क्या लिखा, भारत में सदियों से विदेशी यात्रियों का कई रूपों में आगमन होता रहा है, खासकर यूनानी, चीनी तथा अरब क्षेत्र से आने वाले यात्रियों का, इनके द्वारा, यात्रियों का इनके द्वारा प्रस्तुत विवरण यद्यपि पूर्ण तो नहीं है, लेकिन इन विवरणों को यदि भारतीय विवरण से मिलाया जाए तो क्या होगा, तो इतिहास के पुनः निर्माण में क्या होता है, पुनः निर्माण में सहायता मिल जाती है, इतिहास के पुनः निर्माण में क्या होता है, सहायता मिल जाती है। फिर से पढ़ेंगे, तब मैं आपसे पूछूंगा कि आपने समझा या नहीं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। विदेशी विवरण हमने क्या देखा, विदेशी यात्री बहुत सारे भारत में आते रहे, कई स्रोतों में आए, कुछ घूमने के लिए आए, कुछ राजदूत बन करके आए, कुछ बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आए, लेकिन समय समय पर बहुत सारे यात्री आते रहे। कहाँ से आए, तो भारत में सदियों से विदेशी यात्रियों का कई रूपों में आगमन होता रहा, खासकर यूनानी यानी यूनान का यात्री, चीन यानी चीनी यात्री तथा अरब क्षेत्र से आने वाले यात्रियों का इनके द्वारा प्रस्तुत विवरण यद्यपि फुलफिल पूरा नहीं है, मतलब बहुत सारी बातें गलत भी लिखी गई है, पूर्ण तो नहीं है, लेकिन इन विवरणों को यदि भारतीय विवरण से मिलाया जाए तो इतिहास के पुनः निर्माण में हमें सहायता मिल जाती है। अब समझिए बात क्या होती है कि बहुत सारे यात्री अलग अलग कारणों से आए, कोई घूमने भी आया, कोई राजदूत बन करके आया। जैसे एक यात्री का नाम अभी मैं लिखने वाला हूं, आपका यूनान का यात्री था मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज आया था, वैसे सीरिया का शासक जिसको हम बेबीलोनिया कहते हैं, वहाँ का शासक था सेल्यूकस, उसका राजदूत बनकर के आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। लेकिन राजदूत बनकर के आया तो यहाँ जब उसने रहा, कोई काम धाम तो था नहीं, तो उसने भारत को थोड़ा घूम करके एक्सप्लोर किया और भारत के बारे में एक विवरण लिखा एक ग्रंथ में, जिसका नाम कहते हैं इंडिका नामक एक पुस्तक लिख दिया। उसमें जो विवरण दिया गया है, उस विवरण के आधार पर हम मौर्य काल के बारे में जान पाते हैं। इसी तरह से फाहियान जैसा चीनी यात्री आया था, तो फाहियान जब आया तो गुप्त काल में आया, तो गुप्त काल में उसने बहुत सारे इंफॉर्मेशन को दिया। फिर ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया तो उसने बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया। उससे पहले आप देखेंगे जस्टिन है,
आपका टॉलेमी है, स्ट्रेबो है, बहुत सारे और यात्री भी आते हैं। और बाद में अरबी यात्रियों वगैरह में देखेंगे तो अल मसूदी है, अल इद्रिसी है, अल बरूनी है, बहुत सारे वहाँ भी यात्री आते हैं। यहाँ सबकी चर्चा तो हम नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस में यहाँ दिया ही नहीं है, जो आपकी किताब है उसमें इन सब की चर्चा नहीं की गई है। जिनकी चर्चा की गई है उनको समझते हुए, उनको लिखते हुए, और जो क्या हो सकता है उसको मैं समझाते हुए आगे चलता हूँ। तो आशा करता हूँ कि ये विदेशी विवरण आप समझ पा रहे होंगे। क्यों पढ़ रहे हैं यह चैप्टर? ताकि यह समझ पाएं इतिहास के निर्माण में साहित्य की क्या भूमिका रही। एक बार कंफर्म करिए यहाँ तक सही है, चल रहा है, समझ पाए। दूसरा सवाल नहीं करेंगे, दूसरा प्रश्न नहीं पूछेंगे। यहाँ पर कहेंगे सीधा यस नो में लिखेंगे कि कैसे हम यहाँ जानते हैं। ठीक है, डाउट ग्रुप में ऐड नहीं हो पा रहे हैं हर्षित विश्वकर्मा जी, आपने आप ऐड होना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे हाथ में कोई उसका कैपेसिटी नहीं। हमने क्या देखा कि जैसे उदाहरण हम सीधे सीधे लिखते हैं। हट गए प्रियंका, सामने से हट गए। टॉमस रो यहां नहीं आएगा हिमांशु, टॉमस रो यहां कैसे आएगा? टॉमस रो तो आधुनिक भारत में आएगा ना। अभी हम प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं, तो आधुनिक भारत में जाएंगे तो अलग तरीके से बात करेंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या करेंगे, अलबरूनी है, फिरदौसी भी यहाँ नहीं आएगा, फिरदौसी भी नहीं आएगा। देखिए जितना है वही लिखेंगे ना। प्राचीन भारत में अलग यात्री आए, मध्यकालीन भारत में अलग यात्री आए, आधुनिक भारत में अलग यात्री आए, हो सकता है इन्हीं क्षेत्रों से आए हों, तो तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम कुछ निर्माण करते हैं, जैसे उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। और एग्जाम्पल ले लेंगे कैसे, तो कुछ यहाँ पर नाम लिख लेते हैं, क्योंकि ये आपके लिए फैक्ट्स का काम करेगा। और जब मैं आपसे पीटी का क्वेश्चन पूछूंगा, जब भी टेस्ट आपका होगा, 15 दिन में एक टेस्ट रखेंगे, नहीं तो फिर आपको उतना क्वेश्चन ही नहीं बना पाएंगे। तो अगर इस फ्राइडे नहीं तो अगले फ्राइडे को जब हम टेस्ट रखेंगे तो वहाँ इसका आपको उत्तर देना पड़ेगा। ध्यान रखिए, जैसे हम कहते हैं एक यात्री आया मेगास्थनीज, मेगास्थनीज आया, किसने लिखा? इसका जो बुक है उसका नाम है आपका इंडिका। क्या बुक नाम है? इंडिका बुक का नाम है। इसी से हमें पता चलता है कि यहां पर सिर्फ इसने ही विवरण दिया है, लिखेंगे इसने ही 326 बीसीई में सिकंदर को हम क्या कहते थे? अलेक्जेंडर कहते। सिकंदर को हम क्या कहते हैं? अलेक्जेंडर कहते हैं। अलेक्जेंडर के समकालीन एक शासक सेंड्रोकोट्स की चर्चा की है। सेंड्रोकोट्स, ध्यान रखिएगा, इसने ही 326 बीसीई में सिकंदर के समकालीन एक शासक सेंड्रोकोट्स की चर्चा की है, जिसकी पहचान अंततः चर्चा की है, जिसकी पहचान किससे हुई है? जिसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में हुई है। चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में हुई है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? इंडिका के विवरण से प्राप्त होता है। और यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य को वह क्या कहता है? सेंड्रोकोट्स कहता है। अब सेंड्रोकोट्स कौन था पता ही नहीं चले लोगों को, भाई ये कहां से राजा आ गया, नाम क्या है? वो तो चंद्रगुप्त नहीं लिखता है ना, चंद्रगुप्त तो हम लोगों ने नाम दे दिया है, भारतीय नाम दे दिया है। वह तो यूनान के भाषा में लिखेगा तो वह सेंड्रोकोट्स लिखता है। जैसे अलेक्जेंडर मूल नाम हुआ करता था सिकंदर का, तो हम लोग भारतीय नाम रख देते हैं उसका सिकंदर। जैसे एक आगे चल करके शासक आपको मिलेगा मीनांडर, जैसे सिकंदर को हम देखते हैं ना, एक शासक आएगा आपका मीनांडर, तो हम लोग उसको कह देते हैं मिलिंद। जिस बच्चे का नाम मिलिंद होगा वो समझ लें कि मिलिंद शब्द कहाँ से निकला हुआ है? मीनांडर से निकला हुआ है। हम लोग भारतीयकरण कर देते हैं, हिंदी में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। हमने क्या देखा कि एक यहाँ पर यात्री आया था, यूनानी यात्री आया था, उसने हम क्या देखा, हमने यहाँ पर एक शासक की चर्चा की है सेंड्रोकोट्स की, जिसकी पहचान अंततः हम देखते हैं कि क्या होता है आपका सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में। दूसरा एक ग्रंथ देखेंगे पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी।
यह क्या है? यह एक अज्ञात यूनानी नाविक द्वारा लिखा गया है। अज्ञात यूनानी नाविक द्वारा लिखा गया है, नाविक द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। लगभग आप कहें तो 85 BC CE से 115 CE के मध्य लिखा गया ग्रंथ है, जिसमें क्या होता है? जिसमें भारत तथा रोमन साम्राज्य के मध्य चलने वाले व्यापार की सूचना मिलती है। भारत तथा रोमन साम्राज्य के मध्य चलने वाले व्यापार की सूचना मिलती है। चलने वाले व्यापार की सूचना मिलती है। आप यह मत समझिएगा यहां रोमन साम्राज्य कौन है। रोमन साम्राज्य का मतलब जो वर्तमान में इटली है, इटली राज्य है, नाम आपने सुना होगा। इटली से ही, मूलतः इटली से ही हमारे देश की बहुत बड़ी नेता है सोनिया गांधी। माननीय सोनिया गांधी जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी रही हुई है, सबसे बड़ी नेता है विपक्ष में, तो वह इटली से ही बिलोंग करती है। यानी पहले उनका मूल घर इटली हुआ करता था और फिर पूर्व प्रधानमंत्री हमारे राजीव गांधी थे, उनसे विवाह हुआ, फिर भारत आ जाते हैं, भारत की नागरिकता उन्होंने ग्रहण कर ली। जो इटली का क्षेत्र है ना, उसी की राजधानी, इटली की राजधानी रोम है और वहां पर पहले रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ था। जैसे अभी आप देखते हैं कि भारत है, पाकिस्तान है, चीन है, मान लो इराक है, ईरान है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, इस टाइप का राज्य पहले नहीं हुआ करता था। पहले इस टाइप से छोटे छोटे राज्य नहीं हुआ करते थे। पहले क्या होता था कि राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र में हमेशा सीमाएं घटती बढ़ती रहती थी। तो अगर कोई राजा बहुत शक्तिशाली है तो वह बड़े राज्य की स्थापना कर लेगा, अगर कोई राजा कम शक्तिशाली है उसका राज्य छोटा हो जाता था। तो यहाँ पर पहले राजतंत्र जो होता था ना, तो उसकी वजह से कोई राष्ट्र जैसी बात नहीं थी, अलग अलग देश जैसी बात नहीं थी। पहले साम्राज्य ही होता था, राज्य या साम्राज्य होता था। जिसको हम रोम कहते हैं, वहाँ एक शासक होता है और उसने पूरे यूरोप के ऊपर शासन किया, इसलिए हम उसको कहते हैं रोमन साम्राज्य। जैसे एक समय यूनान को देखते हैं, यूनान में हम सिकंदर को देखेंगे, तो सिकंदर ने भी पूरे विश्व पर विजय प्राप्त की। पूरा विश्व तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो भारत तक आ गया था, इसलिए उसको हम कहते हैं यूनानी साम्राज्य। भारत में एक शासक का आप नाम सुनते होंगे, अशोक का नाम सुनते होंगे, अशोक मौर्य का नाम सुनते होंगे। तो अशोक मौर्य भी अफगानिस्तान से लेकर के दक्षिण भारत तक राज्य करता था, तो वह भी एक बड़ा साम्राज्य बनाने में कामयाब रहता है। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी सूचना हमें मिलती है। तो रोमन साम्राज्य के बारे में हम यही जानते हैं कि यहाँ पर कि एक बहुत बड़ा देश हुआ करता था, बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। इसमें क्या होता है, इस ग्रंथ में भारत के विभिन्न बंदरगाहों की सूचना दी गई है। विभिन्न बंदरगाह किसको कहते हैं? बंदरगाहों का मतलब होगा पोर्ट। पोर्ट का मतलब जहां से जहाज खुलते हैं, कि सूचना प्राप्त होती है, सूचना प्राप्त होती है। यहां से हमें बहुत सारे बंदरगाहों की सूचना प्राप्त होती है। आगे देखेंगे तो हो सकता है कि बंदरगाहों के नाम भी आपको आगे चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है, हमने देखा एक विवरण दिया मेगास्थनीज ने, एक विवरण दिया पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का हम क्या देखते हैं, उसके लेखक का नाम हमें पता नहीं चलता है कि कौन था लेखक, यह पता नहीं चलता है। जैसे राजस्थान है, सोवियत संघ भी कह सकते हैं, सोवियत संघ का बता सकते। शुरू का फिर से बता देंगे, नौशीन बानो, भारतीय नहीं समझ पाए रिंकू कुमार, एक बार मुझे लिख दीजिएगा, क्योंकि जो आपने रोमन स्क्रिप्ट में लिखा है ना हिंदी को, ये हम हिंदी को रोमन स्क्रिप्ट में शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपने हिंदी लिखा है वो रोमन स्क्रिप्ट में लिखा है, तो वो थोड़ा सा नहीं स्पष्ट हो पाया, तो मैं उतना समय नहीं दे पा रहा हूँ कि मैं आपके चैट को ही पढ़ने के लिए बैठ पाऊँ। फिर हम देखते हैं एक दो ग्रंथ और लिख सकते हैं, यहाँ पर एक दो ग्रंथ इसके साथ लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? एक आपका आता है टॉलेमी। टॉलेमी का जो बुक है उसका नाम है आपका ज्योग्राफी। इन्हें एक ज्योग्राफी के नाम से इसने एक बुक लिखा था,
टॉलेमी ने बुक लिखा था, यह भी यूनानी यात्री था। हमने क्या देखा, यह क्या था, यह भी यूनानी यात्री था, यूनानी यात्री था जिसने प्राचीन भूगोल तथा व्यापार वाणिज्य की चर्चा की है। प्राचीन भूगोल तथा व्यापार वाणिज्य की चर्चा की है, व्यापार वाणिज्य की चर्चा की है, व्यापार वाणिज्य की चर्चा की है। किसने की है, टॉलेमी ने की है। यह भी बहुत प्रसिद्ध यात्री रहा है। कहाँ का रहा है, यूनान का ही। फिर एक यात्री आप देख सकते हैं, प्लिनी, यह भी एक यात्री है, यूनान का ही यात्री है, और इसने जो लिखा है नेचुरल हिस्टोरिका। ये सब आपको यहीं पर याद करते हुए चलना पड़ेगा, यहीं से याद करते चलना पड़ेगा। आगे चल करके बहुत बर्डन आपके ऊपर हो जाएगा। लगभग हम क्या देखते हैं, 150 सीई का लगभग होता है, 150 सीई के आसपास नेचुरल हिस्टोरिका ग्रंथ इसने लिखा। और इसमें हमने क्या देखा कि भारत तथा लैटिन भाषा में लिखे इस ग्रंथ से क्या होता है, ग्रंथ में भारत तथा रोमन साम्राज्य के मध्य चलने वाले व्यापार की सूचना मिलती है, मध्य चलने वाले व्यापार की सूचना मिलती है, व्यापार की सूचना मिलती है। फिर हम देखेंगे एक और यात्री आएगा, मिलती है, यह भी क्या था, यूनानी यात्री है। अगर इसके बाद हम देखें, यहां पर डाल सकते हैं चीनी यात्री। चीनी यात्री का मतलब होगा चीन का यात्री, जिसमें दो हो जाएगा, एक हो जाएगा फाहियान हो जाएगा। फाहियान यहां पर 399 सीई से 415 सीई तक आता है, तक भारत भ्रमण करता है। यह क्या है, यह काल गुप्त शासक का काल था। यह काल गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का काल था, चंद्रगुप्त सेकंड का काल था। बहुत विवरण देता है, काल था। दूसरा जो हो जाएगा वह करेगा आपका हुएनसांग भी चीन का ही यात्री था। 629 सीई से लेकर और 642 सीई तक हर्षवर्धन के शासन काल में भारत की यात्रा करता है। अब जरा इस बढ़िया से पढ़ेंगे, क्योंकि मैं चाहूंगा कि एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं। चूंकि आप लोग बच्चे क्लास में हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपसे एक प्रश्न यहां पर पूछूंगा। लेकिन प्रश्न पूछने से पहले मैं आपको पूरा मौका देता हूं कि आप पूरी तरह से इसको पढ़ लीजिए। यहां से मैं पढ़ता हूं ताकि लिखने में सहूलियत हो, फिर मैं बैक करके पढ़ूंगा ताकि और सहूलियत हो, उसके बाद में फिर आगे बढ़ूंगा। टॉलेमी है, बुक क्या लिखता है, ज्योग्राफी। यह भी यूनानी यात्री था जिसने प्राचीन भूगोल तथा व्यापार वाणिज्य की चर्चा की थी। प्लिनी है, नेचुरल हिस्टोरिका, जिसने लिखा 150 सीई के आसपास का है। लैटिन भाषा में लिखे गए इस ग्रंथ में भारत तथा रोमन साम्राज्य के मध्य चलने वाले व्यापार की सूचना प्राप्त करिए। 150 सीई का मतलब क्या होगा, 150 ईस्वी। फिर हम देखते हैं चीनी यात्री आता है, जिसको हम फाहियान कहते हैं। 399 से लेकर के इसको हम क्या कह सकते हैं, ईस्वी कह सकते हैं। हुएनसांग फिर आता है 629 से लेकर के 642 तक रहता है, ईस्वी तक, और हर्षवर्धन के शासनकाल के की यह चर्चा करता है। कंफर्म है, यहां तक आपने पढ़ लिया। मैं पीछे चलता हूं। यहां पर हमने देखा कुछ उदाहरण। मेगास्थनीज है, जो बहुत पहले आया था, लगभग 326 बीसी के आसपास, यानी ईसा पूर्व हम कहते हैं ना हिंदी में। ईसा पूर्व में सिकंदर के बारे में विवरण देता है। कब आता है, सिकंदर के शासनकाल के आसपास आता है लगभग मेगास्थनीज। फिर हम देखते हैं पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जो लिखता है आपका 85 सी से 115 ईस्वी के मध्य, यह एक बुक लिखता है। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं, मेगास्थनीज देख लिया, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी देख लिया, प्लिनी देख लिया, फाहियान देख लिया, हुएनसांग देख लिया। अब जरा एक आपसे मैं गंभीर सवाल अगर पूछूं,
तो एक गंभीर सवाल यह आपसे हो जाएगा, मैं जरा पूछता हूं, देखता हूं कि आप जवाब दे पाते हैं या नहीं। यहां देखो, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों का, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों के भारत आने का कालक्रम, उसके यात्रियों के भारत आने का कालक्रम निर्धारित करें। कैसे निर्धारित करना है? निर्धारित करें, जो पहले आया उसे पहले लिखना है, पहले आया उसे पहले लिखना है। एक प्रश्न आपको यहां पर डाल सकते हैं। यहां पर पहला हम डालेंगे वेन सांग डाल देते हैं। दूसरा डाल देते हैं मेगास्थनीज। तीसरा डाल देते हैं आपका प्लीनी। तीसरा किसको डाल सकते हैं? हाँ, डाल सकते हैं, प्लीनी डाल दीजिए, प्लीनी। और चौथा डाल सकते हैं आपका फाहियान। और यहां पर जो प्रश्न बनता है वो ऐसे बनता है, ABCD। यहां होगा 1 2 3 4, यानी कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया। दूसरा हो जाएगा 2 3 1 4। तीसरा हो जाएगा 2 3 4 1। डी हो जाएगा आपका 4 3 1 2। क्या आप इसमें उत्तर देना चाहेंगे? निम्नलिखित विदेशी यात्रियों के भारत आने का कालक्रम निर्धारित करें, यानी जो पहले आया उसे पहले लिखना है। हुएनसा पहले आया कि मेगास्थनीज पहले आया, या प्लिनी पहले आया, फाहियान पहले आया, उसके हिसाब से आपको नीचे नंबर दिया हुआ है, उस नंबर को आपको बताना है, उस नंबर के हिसाब से बताना है, उस नंबर के हिसाब से बताना है। चोल किंग ने पूरे वर्ल्ड पर अधिकार कर लिया था, पिंटू सिंह जी। अभी यहां तब उसको देखेंगे जब चर्चा करेंगे। शिवानी का आंसर आ गया है, एगास्थनी आंसर आ गया है, तो आशीष का आंसर आ गया है। शिवानी, आशीष का आंसर सी है। ठीक है शिवानी, देख लिया आपका आंसर। सौरभ का आंसर बी आ जाता है, सौरभ आपका। बाकी हेमलता का आंसर ठीक है, अमित का आंसर ठीक है, शिवानी शिवांगी कुशवाहा नहीं समझ पाया, मुझे लगता है कि अभी तुरंत तो लिखा हुआ था, 2 बार मैंने पढ़ा भी दिया। तिवारी स्वाति नहीं समझ पाए। आप बोर्ड को देखिए, पीछे आप जो लिखा हुआ है आपने कॉपी पर अगर नोट किया होगा तो इसीलिए कहा जाता है नोट्स बनाना। बहुत सारे बच्चे, राम अवध कुमार जी का भी आंसर गलत है। आंसर में देख रहा हूं कि अर्चना गलत है, डी आंसर देवेंद्र कुमार का गलत है, बाकी मैक्सिमम बच्चों का सही है। तो ये जब बोर्ड पर लिखा हुआ है तो इसको हम गलत नहीं कर सकते है ना। जब बोर्ड पर लिखा हुआ है, मैंने चुनौती दिया, ये बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप इसको सही आंसर दीजिए, फिर आपको कैसे पढ़ाया जाए। अब देखिए यहां से मैंने 2 बार पीछे भी दिया। सबसे पहले कौन आएगा? अगर क्रम से भी देखा जाए सबसे पहले कौन आएगा? तो मेगास्थनीज आएगा। अगर यहां पर सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मेगास्थनीज आया होगा, तो मेगास्थनीज कहां है? यहां पर है। तो जहां पर पहला 2 होगा वही हमारा आंसर हो सकता है ना। या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, डी तो हो ही नहीं सकता है, ए हमारा कभी भी नहीं होगा। अब जरा देखते हैं दूसरे नंबर पर कौन यात्री था, क्योंकि मैंने तो यहां क्रम लिखा हुआ था। पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है, विदेशी यात्री है, लेकिन किताब है, लेकिन इसका नाम हमने लिया ही नहीं। फिर यहाँ टोलेमी है, प्लिनी है। अब फिर हम देखते हैं फाहियान है, हुएनसांग। तो दूसरे नंबर पर अगर प्लिनी या टोलेमी में होगा तो उसको हम रख लेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं प्लिनी है, तो यानी 3 नंबर हमारा दूसरे नंबर पर आना चाहिए। तो यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, तो हमारा टाई हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं। तीसरा हम क्या देखते हैं? तीसरा जो यहां पर है आपका फाहियान है, उसके बाद हुएनसांग आएगा। तो फाहियान हमारा कहां पर है भैया? तो 4 है। तो 4 जहां पर आएगा वही आंसर हमारा होना चाहिए। लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है, कालक्रम लिखा हुआ है। क्लास में नहीं है बच्चे जो गलत कर रहे हैं, जब बोर्ड पर लिखा हुआ है, इस गलती की क्या सजा दी जाए? कहां पर है? मोबाइल देखते हुए कोई और काम कर रहे हैं। अगर मोबाइल देखते और कोई काम कर रहे हैं तब तो फिर आप भाई पार्ट टाइम ही जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम का तो फायदा पार्ट टाइम ही जैसा ही मिलेगा। इस टाइप से क्वेश्चन आता है और उसी टाइप से हमें सॉल्व करना होता है।
अगर यहां हमने नहीं किया, इसका मतलब है कि अननोन क्वेश्चन आएगा, तब कैसे आप सॉल्व करेंगे? आप क्या सोचते हैं कि 2 साल तैयारी कर लेंगे, अभी 12वीं क्लास में है, 2 साल पढ़ लेंगे तब सोचेंगे इसके ऊपर? नहीं, सोचना हमें अभी ही पड़ेगा। जब बोर्ड पर लिखा हुआ है, आपको मैंने दोबारा दिखा दिया और उसके बाद आप गलती कर रहे हैं, इसका मतलब यह क्षमा योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें समझने लायक कुछ है ही नहीं। आपको दिक्कत नहीं हो इसलिए यहां पर भी लिख दिया था, जो पहले आया उसे पहले लिखना है, लिखा था ना। तो गलती की सजा क्या होनी चाहिए? गलती की सजा पिटाई होनी चाहिए कि नहीं? सही है, मेरा कमेंट नहीं जाता है बिल्कुल। मुकुल शर्मा आपका जाता है, लेकिन सबका नाम नहीं ले पाते हैं। प्रियांशु कुमार का आंसर ठीक है, 3 ही आंसर हुआ। ठीक है, खूब खरी खोटी सुनाए, लेकिन नहीं सुनाते हैं, अभी बच्चे हैं, अभी बच्चे हैं। तिवारी, अगर गलती हुआ है तो कोई बात नहीं है। देखो, मेरा उद्देश्य ये होता है ना, आप अपने जीवन का लक्ष्य समझिए। मैं बार बार इस चीज को इंडिकेट करता हूं आपके लिए। मेरा क्या है कि मैं यहां पढ़ा रहा हूं, कहीं पढ़ा रहा हूं। देखो, जीवन का लक्ष्य यह है कि जिस कार्य को हम कर रहे हैं वह पूरे मन से किया जाए। अगर पूरे मन से, अभी आपने कोर्स लिया है, क्यों लिया है? इसलिए लिया है कि 12वीं क्लास में है, लेकिन मुझे 2025-26 में जाकर के एग्जाम देना है, तो मैं अपने आप को इतना तैयार कर लूंगा या कर लूंगी कि दोबारा फिर जब मौका मिलेगा मुझे एग्जाम देने का, तो मैं फिर फेल ना हूं, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लूं। तो उसके लिए लेकिन हमें पूरे दिल से काम करना हो। ठीक है बच्चे, यहां से हमने देखा एक। अब जरा यहां पर लास्ट में जो हमारा पॉइंट बच जाता है इसका, इस चैप्टर का, उसको जरा मैं हल्का सा डिस्कस कर देता हूं। हाँ, 15 मिनट है अभी, मैं उसको देख लेता हूं। अब यहां पर है कि उपरोक्त, यहां पर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, क्या भारतीयों में इतिहास लिखने की क्षमता नहीं थी? इतिहास लिखने की क्षमता नहीं थी। इसको हम दूसरे शब्दों में अगर कहें, यहां पर और लिख देते हैं, और कि क्या भारतीयों में, अगर थोड़ा साहित्यिक भाषा में लिखे, क्या भारतीयों में ऐतिहासिक बुद्धिबोध का अभाव था? ऐतिहासिक बुद्धिबोध का अभाव था, बुद्धिबोध का अभाव था। क्या उत्तर देना चाहेंगे? हमने क्या देखा कि बहुत प्रकार के सोर्स को देखा, धार्मिक सोर्स देखा, लौकिक साहित्य देखा, लेकिन हमने कहा कि उससे इतिहास बनाना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब ऐतिहासिक घटनाएं हमें कालक्रम से प्राप्त नहीं हो पा रहा है। क्या यह मान के चलें कि अगर विदेशी यात्री नहीं होते, विदेशी यात्रियों ने विवरण नहीं दिया होता, तो शायद हम अपना इतिहास खुद ही नहीं लिख पाते? क्या ऐसा कहा जा सकता है क्या? प्रश्न यहां से आएगा, ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न आपका आएगा। तो क्या इतिहास में या भारतीयों में ऐतिहासिक बुद्धिबोध का अभाव नहीं था? ठीक है, 5 बार पढ़िए हेमलता, 5 बार पढ़ना है आपको। ठीक है, सैफानाज, यही है ना उच्चारण? तो यहां हम क्या देखते हैं कि क्या भारतीयों में ऐतिहासिक बुद्धिबोध का अभाव था? क्या कहना चाहेंगे, यस या नो? पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा। अभी तक हमने पढ़ा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भारतीयों को इतिहास लिखने ही नहीं आता था? तो देखिए, आपके मन में हो सकता है कि सवाल उत्पन्न हो कि हाँ भाई, भारतीय इतिहास लिखना नहीं जानते थे, लेकिन हम तो हैं भारत के नागरिक। भारत के नागरिक हैं तो भारत की आलोचना एक लिमिट में ही करेंगे ना। अपना भाई, अपना बेटा कितना भी बुरा हो, हम उसको बड़ाई ही करते हैं। तो हम भारत के नागरिक हैं, तो भारत के इन कमियों को हम जस्टिफाई करेंगे और बताएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है कि भारतीयों में ऐतिहासिक बुद्धिबोध नहीं था या इतिहास लिखने की क्षमता नहीं थी। भारतीयों ने भी इतिहास लिखा है, काल गणना किया है, लेकिन वह अलग तरीके से किया है, जिसे हमें फिल्टर करने की जरूरत होती है। और बाद के क्रम में, चूंकि शुरुआत में इतिहास लेखन होता ही नहीं था उसे, तो इतिहास लिखना भी संभव नहीं था। और बाद के क्रम में हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लेखक आए जिन्होंने संपूर्ण इतिहास की रचना करके रखी। तो यह हम जस्टिफाई करेंगे कि भारतीयों में ऐतिहासिक बुद्धिबोध का अभाव नहीं था। कहेंगे हाँ, भारतीय भी इतिहास लिखना जानते थे, लेकिन लिखने का तरीका उनका थोड़ा सा अलग अलग था। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो हाँ, बिल्कुल आता है, ऐसा नहीं है। आपने कहा, जैसे हम यहां पर लिख सकते हैं, चूंकि आपको एक मुख्य परीक्षा का प्रश्न यहां पर लिखना होगा। भारतीयों पर आरोप लगाया जाता है, पर
आरोप लगाया जाता है कि भारतीयों को इतिहास लिखने का ज्ञान नहीं था, इतिहास लिखने का ज्ञान नहीं था, लिखने का ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं था। भारतीयों पर एक आरोप लगाया जाता रहा है कि भारतीयों को इतिहास लिखने का ज्ञान नहीं था, बल्कि भारतीय क्या करते थे, बल्कि भारतीय केवल धार्मिक ग्रंथ लिखते थे, धार्मिक ग्रंथ ही लिख पाते थे, ग्रंथ ही लिख पाते थे। इनका कहना है कि भारतीय इतिहास नहीं लिख पाते, बल्कि भारतीय केवल क्या लिख पाते थे, केवल और केवल धार्मिक ग्रंथ ही लिख पाते थे, जैसे वेद है, पुराण है आदि। उदाहरण यहां पर दिया गया है, उदाहरण वेद है, पुराण है आदि आदि, यहां पर इत्यादि आदि इत्यादि सब एक ही होता है। उन्होंने कहा भारतीयों में ऐसा बुद्धिबोध था ही नहीं। लेकिन हम क्या देखते हैं, यहां पर यह आरोप उचित प्रतीत नहीं होता है। यद्यपि अध्ययन से ज्ञात होता है, यद्यपि अध्ययन से ज्ञात होता है कि भारतीयों पर यह आरोप क्या है, यह आरोप गलत। भारतीयों ने भी साहित्य की रचना में, साहित्य या इतिहास कर दीजिएगा, इतिहास की रचना में दिलचस्पी ली तथा कालक्रम के हिसाब से क्या था, हिसाब से अनेक काल निर्धारण की तकनीक, कालक्रम के हिसाब से काल निर्धारण की तकनीक को विकसित किया तथा उसके अनुरूप राजनीतिक इतिहास को भी लिखा। यद्यपि अध्ययन से ज्ञात होता है, क्या लिखा हमने कि क्या भारतीयों में ऐतिहासिक बुद्धिबोध का अभाव था? हमने कहा ना, ऐसा नहीं है। भारतीयों पर आरोप लगाया जाता है कि भारतीयों को इतिहास लिखने का ज्ञान नहीं था, बल्कि भारतीय केवल धार्मिक ग्रंथ ही लिख पाते थे। उदाहरण वेद और पुराण आदि को हम देखते हैं। लेकिन यद्यपि अध्ययन से ज्ञात होता है कि भारतीयों पर यह आरोप गलत है, भारतीयों ने साहित्य या इतिहास की रचना में दिलचस्पी ली और कालक्रम के हिसाब से काल निर्धारण भी किया, काल निर्धारण की तकनीक को भी विकसित किया तथा उसके अनुरूप अनेक किताबों की भी रचना की थी, अनेक किताबों की भी रचना की थी। विनीत जी, ऐसा नहीं है, मैं आप करता हूं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी आप कह सकते हैं, हालांकि उसमें किसी राजा की चर्चा नहीं, इसलिए हम कौटिल्य को ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं मानते। पता है, जब तक राजा का काल निर्धारण नहीं होगा, जैसे कौटिल्य के इतिहास को देखेंगे, अगर वहां पर लिखा रहता कि पहले नंद वंश था, फिर मौर्य वंश था, फिर मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य था, ये था वो था, तब उसको इतिहास मानेंगे। इतिहास में राजाओं का वंशक्रम होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो हम उसको इतिहास का वर्णन नहीं कहेंगे। इसलिए कौटिल्य को हम ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं कहते। ठीक है, बहुत सारी सूचनाएं हमें मिलती है, लेकिन उसे हम ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं कह पाते हैं। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, आगे मैं इसकी चर्चा करता रहूंगा, ध्यान रखिएगा। हमने क्या देखा कि लगा कि यद्यपि अध्ययन से ज्ञात होता है कि भारतीयों पर या भारतीय पर यह आरोप लगाना गलत है, भारतीयों ही कर दीजिएगा, भारतीयों पर यह आरोप लगाना गलत है कि भारतीयों ने साहित्य इतिहास की रचना में दिलचस्पी है, भारतीयों ने साहित्य इतिहास की रचना में दिलचस्पी तथा कालक्रम के हिसाब से काल निर्धारण की तकनीक को विकसित किया तथा इतिहास अनेक ग्रंथ की रचना की, अनेक ग्रंथों की रचना की, अनेक ग्रंथों की रचना की, जैसे
भारतीयों के द्वारा जो काल निर्धारण होता है, भारतीयों के द्वारा काल निर्धारण अगर देखें, काल निर्धारण को अगर देखें, यहां पर हम देखते हैं दो बात। पहला हम देखेंगे काल निर्धारण की तकनीक को हम देखें, तो यहां पर जो काल निर्धारण की तकनीक है, तो भारतीयों ने कैसे विभाजन किया। भारतीयों ने जो विभाजन किया वह युग के, पहला हम क्या देखते हैं, युग के हिसाब से किया, युग के हिसाब से किया। युग के हिसाब से हम देखते हैं कृत क्या देखते हैं, कृत युग कहते हैं, जिसको हम कहते थे सतयुग कहते हैं, सतयुग हम कहते हैं। फिर हम देखते हैं त्रेतायुग, त्रेतायुग। फिर हम देखते हैं द्वापर युग तथा कलयुग के रूप में हम देखते हैं। यानी भारतीयों ने भी काल निर्धारण किया था, और किसके रूप में किया था, युग के हिसाब से किया था। पहले हम देखते हैं सतयुग के रूप में, त्रेता युग के रूप में, द्वापर युग के रूप में, कलयुग के रूप में देखा था। फिर हम देखते हैं कि संवत का विकास किया। दूसरा जो तकनीक है संवत के रूप में, संवत के रूप में किया। यानी संवत का मतलब होता है कि जिस दिन, संवत का पूरा अर्थ जो होता है ना, संवत बराबर क्या होता है, संवत बराबर होता है संवत्सर। संवत्सर को हम संवत कहते हैं। संवत का मतलब होता है कि जब हम किसी महत्वपूर्ण घटना को देखते हैं, महत्वपूर्ण घटना को जिस दिन हम याद रखना चाहते हैं, उस दिन से फिर हम काल गणना अलग तरीके से करते हैं। जैसे भारतीय, अभी जो भारत सरकार है वह किसी संवत का प्रयोग करती है क्या, तो करती है, मैं बताता हूं कैसे। तो संवत के रूप में हम देखते हैं, पहला जो संवत होता है वह आपका हो जाता है विक्रम संवत। विक्रम संवत, विक्रम संवत को हम देखते हैं यह कब आता है, आपका 57 BCE में आता है, 57 BCE में आता है। दूसरा जो होता है वह है शक संवत। शक संवत आपका आएगा 78 AD में, ध्यान रखिएगा। AD का मतलब ईस्वी होता है, AD। इसको किसने, AD का मतलब CE होगा ना, सॉरी मैं पुराना लिख रहा था, CE होगा। इससे क्या होता है, इसे कुषाण शासक, कुषाण शासक कनिष्क ने प्रारंभ किया था। कनिष्क ने प्रारंभ किया था तथा यही भारत सरकार का, यही वर्तमान में भी भारत सरकार का, वर्तमान में भी भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर है या आधिकारिक संवत। मैं इस पर और भी चर्चा करूंगा। संवत, यहां पर समय बड़ा खत्म हो जाता है ना, फिर मुझे दूसरे क्लास में तुरंत जाना होता है, तो इस दोनों की चर्चा मैं कल भी कंटिन्यू करूंगा। अब थोड़ी सी चर्चा बाकी रह गई है, आज यह चैप्टर पूरा नहीं हो पाया तो थोड़ा सा चर्चा है, लेकिन कल मैं नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री करने वाला हूं। हमने क्या देखा, भारतीयों द्वारा काल निर्धारण की तकनीक विकसित किया गया युग के हिसाब से, संवत के हिसाब से। संवत को हम क्या कहते हैं, संवत्सर कहते हैं। संवत को हम क्या कहते हैं, संवत्सर कहते हैं। दो संवत बहुत फेमस रहा है, विक्रम संवत, शक संवत। शक संवत 78 CE में होता है, 57 BC में होता है। इसे कुषाण शासक कनिष्क ने प्रारंभ किया था, और यही वर्तमान में भी भारत सरकार का आधिकारिक संवत है। लेकिन ये बातें स्पष्ट हुई नहीं, इसको मैं कल की क्लास में कंटिन्यू करूंगा, और फिर चैप्टर नंबर 3 में मैं एंट्री करूंगा। ठीक है बच्चे, अभी आपका चैप्टर नंबर 2 ही चल रहा है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं एंट्री करता हूं चैप्टर नंबर 3 में, लेकिन यह मैं करूंगा कल, क्योंकि मुझे तुरंत एक यूट्यूब की क्लास होती है, उस पर जाना होता है 9 बजे से ही, और फिर आपकी 9 बजे से दूसरी क्लास शुरू हो जाती है। तो दोनों मजबूरियां होती है, जिसकी वजह से क्लास को बंद ही करना पड़ जाता है। इसके संदर्भ में जो अभी होगा, आपके मन में सवाल होगा, उसको अपने मन में ही रखेंगे, क्योंकि कल मैं जब आऊँगा फिर इसको मैं स्पष्ट करूँगा, क्योंकि स्पष्ट करूँगा तब आप प्रश्न लिखने की स्थिति में आएंगे, नहीं तो आप लिख ही नहीं पाएंगे। तो कल मैं इस पर विशेष रूप से स्पष्ट करता हूँ। ठीक है बच्चे, तो आंसर थैंक यू। चलिए, थैंक यू। बढ़िया से ध्यान से पढ़ेंगे, सब कुछ अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। इजाजत दीजिए, बाय एंड टेक केयर। कोई दिक्कत होती है तो मुझे मैसेज करके पूछ लीजिए। बाय।